अनीता, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे अमीर और बिगड़े हुए लोगों के मुंह मत लगाकर। अनीता की मां सरिता जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, जो आज भी यूनिवर्सिटी से उस अमीर जादे से झगड़ा करके आई थी। तो और क्या करूं मम्मी, जब देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। उसने अपना यूनिवर्सिटी बैग उतार कर दीवार पर लगी खूंटी पर लटकाया। इग्नोर कर दिया कर ऐसे लोगों को। हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि इन लोगों से निपट सकें। भगवान न करे कल कला को कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। हम गरीबों के पास तो सिर्फ एक इज्जत ही तो है, अगर वो भी चली जाए तो हम तो कहीं के न रहेंगे। कुछ नहीं होता मम्मी, हम गरीब हैं लेकिन डरपोक नहीं। अगर कल भी उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं उसका मुंह तोड़ कर रख दूंगी। अनीता के इरादे बहुत खतरनाक थे, जबकि प्रीत, जो आजकल 12th के एग्जाम देने के बाद फ्री बैठी थी, बहन के ये तेवर देखकर पता नहीं क्यों अंदर से डर के मारे कांप उठी थी। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ था। और जब रात को दोनों बहनें सोने के लिए लेटीं तो प्रीत ने डरते डरते पूछा था, दीदी क्या वो लड़का आपको बहुत तंग करता है। अनीता ने मुड़कर छोटी बहन की ओर देखा। तू टेंशन न ले प्रीत, मैं ऐसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। दीदी ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने सुना है ये अपनी इंसल्ट का बदला बहुत बुरे तरीके से लेते हैं। प्रीत का डर किसी तौर कम नहीं हो रहा था। अरे मेरी नाजुक सी डरपोक सी बहन, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बहन बहुत हिम्मत वाली है, अब सो जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। बहन को तसल्ली देते हुए अनीता स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि कल उसके साथ कितना बड़ा भयानक हादसा होने वाला था। अगर उसे पता होता तो शायद वो घर के बाहर कदम न निकालती, खुद को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रख लेती। सुबह नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करते हुए सरिता जी ने ये बात अपने पति के सामने छेड़ दी। आप कुछ करें ना, वो लोगों की शिकायत पुलिस में करें या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर ही कुछ करें। वो रात को ही अपने पति को अनीता का मामला बता चुकी थी कि एक लड़का उसे यूनिवर्सिटी में तंग करता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है सरिता कि मैं ऐसे अमीर लोगों से उलझ सकूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यूनिवर्सिटी के चक्कर बक्कर छोड़ो, बेटी के हाथ पीले करो और उसके फर्ज से आज़ाद हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें ही बेटियों को पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब देखो हो गया ना ये मामला। अब मैं क्या करूं, मेरी तो अब भी यही सलाह है, ये पढ़ाई छोड़कर अपने घर की हो जाओ। पापा कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप। अब मैं बिगड़े हुए लोगों से डरकर अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, ये नामुमकिन है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, प्रीत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसे उसके कदमों पर खड़ा करना चाहती हूँ। उसने प्यार से छोटी बहन के सर पर हाथ रखा था। अच्छा आप लोग परेशान मत हो, मैं प्रिंसिपल से जाकर बात कर लूँगी। माँ बाप को तसल्ली देती हुई अनीता घर से निकल चुकी थी, ये जाने बगैर कि अब इस घर में कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। किशोर राठौर अनीता के लगाए गए थप्पड़ को किसी भी तौर भुला नहीं पा रहा था। उसने अपने मन में बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। अनीता घर से निकलकर यूनिवर्सिटी भी नहीं पहुंच पाई थी कि रास्ते से ही किशोर राठौर ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी हवा से बातें करती हुई वहां से फरार हो गई। वो सीधा उसे लेकर अपने फार्म हाउस पर आया था। ये रात अनीता के लिए एक काली भयानक रात साबित हुई थी। किशोर के साथ साथ उसके 4 दोस्त भी थे। सुबह अनीता को खराब हालत में वो लोग सड़क पर छोड़कर फरार हो गए थे। उन्हें किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची पहुंच रखने वाले लोग थे। अनीता जैसे तैसे खुद को जबरदस्ती घसीट कर घर के अंदर दाखिल हुई थी। प्रीत अपनी सहेली के घर गई हुई थी और उसके पापा अपने काम पर, जबकि सरिता जी किचन में खाना बना रही थी। वो चुपचाप अपने कदमों को घसीटती हुई कमरे में चली गई और फिर चुपचाप इस बेदर्द दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उसे अब जिंदा रहकर भी क्या करना था, जब उसके पास उसकी इज्जत ही नहीं थी। और जैसे ही घर वालों को ये पता लगा, उन पर एक कयामत टूट पड़ी थी। सरिता जी बेटी के बेजान वजूद को देखकर चीखें मार मार कर रो रही थी। प्रीत तो बस पत्थर निगाहों से बहन को देखे जा रही थी। अनीता के पापा को ये खबर दी गई और वो भागे भागे घर आए थे। बेटी जिस हालत में थी वो देख न सके और चुपचाप आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चले आए। आंखें बंद करके बेड पर लेट गए। उनका दिल इतना बड़ा सदमा सह न सका और वो चुपचाप इस दुनिया से चल बसे। एक ही घर से 2 मौतें हुई थीं, ये मंजर देखने वालों की आंखें नम कर गया था। प्रकृति का यही तो नियम है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। दोनों माँ बेटी तन्हा इस दुनिया में रह गई थीं, लेकिन अपनी जिंदगी को घसीटने के लिए। कभी प्रीत अपनी माँ को सहारा देती तो कभी सरिता जी अपनी बेटी प्रीत को संभालती।
दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे के आंसू पोंछती थीं, लेकिन प्रीत ने और उसकी माँ ने सोच लिया था किशोर राठौर को सजा जरूर दिलवाएंगी। वो अपने बड़े से ऑफिस में फाइल्स में सर झुकाए उन्हें चेक करने में बिजी था जब उसके कानों में बाहर से शोर शराबे की आवाजें सुनाई दी। उसने फौरन अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और बाहर के बारे में पूछा। उसे पता चला कि एक लड़की है जो बगैर अपॉइंटमेंट के ऑफिस में आई है और जिसे गार्ड बाहर निकाल रहे हैं, मगर वो लड़की जिद पर अड़ी हुई है कि उसे तन्मय आर्या से हर कीमत पर मुलाकात करनी है। तन्मय आर्या कुछ देर सोचता रहा, फिर अपनी सेक्रेटरी को कहा कि उस लड़की को अंदर भेजो। जब वो लड़की अंदर दाखिल हुई तो तन्मय आर्या उसे देखता ही रह गया था। 17-18 साल की कमसिन लड़की, चेहरे पर मासूमियत, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें जिनमें तैरता पानी साफ नजर आ रहा था। तन्मय आर्या तो था ही हुस्न परस्त, कैसे उसकी मासूमियत भरे हुस्न से नजरें हटाता। वो इस वक्त डार्क ब्लू सिंपल से सूट में थी, वाइट दुपट्टा उसके कंधों पर पड़ा हुआ था। शायद वो लड़की रोती रही थी, उसकी सुनहरी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो रही थीं। बेचैनी से उसने अपने नाजुक गुलाबी होठों को कुचल कुचल कर और भी लाल कर लिया था। उसकी नज़र उस लड़की के मासूम और खूबसूरत चेहरे पर जम सी गई थी। अचानक उस लड़की ने अपने गले से एक पतली सी सोने की चैन उतार कर टेबल पर रख दी और आंखों में आंसू भरकर तन्मय आर्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सर, भगवान के लिए मेरी मदद कर दें, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी दीदी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उन्हें इंसाफ दिला दें। मैं आपकी फ़ीस के नाम पर बस आपको ये सोने की चैन दे सकती हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उसकी सुनहरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, खूबसूरत होंठ कांप रहे थे। तन्मय आर्या ट्रांस की सी हालत से बाहर आया और उसे नरमी से कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने बहुत ही नरम अंदाज में उससे पूछा था और धीरे धीरे वो उसे अपने सारी प्रॉब्लम बताने लगी। और प्रीत की कहानी सुनकर तन्मय आर्या ने गहरी सांस ली थी। प्रीत और उसकी बेसहारा बीमार माँ, जिन पर गम के पहाड़ टूट पड़े थे, उनके घर की बर्बादी के जिम्मेदार आज़ाद घूम रहे थे। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी। तन्मय आर्या का नाम उसने सुन रखा था, जो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा वकील था, जिसकी फ़ीस वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मगर वो एक उम्मीद पर चली आई थी, ये सोचकर कि शायद वो वकील उस पर तरस खाकर उसका केस लड़ने को तैयार हो जाए। आते वक्त उसकी माँ ने अपने सोने की चैन उसे दे दी थी कि अगर वो बिना फीस के केस लेने से मना कर दे तो एडवांस के तौर पर ये चैन उस वकील को दे देना, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये थी। अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद वो उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी थी। सर, मेरी बहन को इंसाफ दिला दें, बदले में मैं आपके घर की नौकरानी तक बनकर हमेशा के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी फ़ीस का एक एक पैसा चुका दूंगी। तन्मय आर्या कुछ पल सोचता रहा, फिर एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। एक नया ख्याल उसके दिमाग में आया। वो बहुत ही खामोशी के साथ अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी सुनहरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारी बहन का केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ और तुम्हारी बहन को इंसाफ भी दिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम 1 महीने के लिए मुझसे शादी करके मेरे साथ रहोगी तब। प्रीत का रंग सफ़ेद पड़ा था। उसका मतलब वो अच्छी तरह समझ गई थी। वो इंसान बदले में उसका वजूद चाहता था। 1 महीने तक उसका इस्तेमाल करके जब उसका मन भर जाता उसे छोड़ देता। एक गहरी दुख भरी सांस लेकर उसने हाँ कर दी। उसे पता था आज की दुनिया में कोई भी बिना मतलब के किसी का काम नहीं करता। फिर कम से कम उस वकील के अंदर इतनी तो इंसानियत थी कि वो उसके साथ शादी के बाद ही उसे हासिल करना चाहता था। बिना शादी के उसने उसे अपने करीब आने की शर्त नहीं रखी थी। बढ़ना चाहता तो वो उसे 1-2 दिन के लिए ऐसे ही बिना शादी के भी इस्तेमाल करने की शर्त रख सकता था। और यहीं पर प्रीत के दिल में थोड़ा सा सुकून था कि वो भले 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम उसकी पत्नी तो बनकर रहेगी। उसके दिल को कोई मलाल नहीं होगा कि उसने एक नाजायज रिश्ता जोड़ा था। उसने गहरी सांस लेते हुए हाँ कर दी। हालांकि हाँ कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आए थे, जिन्हें उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने से रगड़कर साफ कर लिया था। अब जबकि फैसला कर ही लिया था तो फिर रोने का क्या फ़ायदा था। तन्मय आर्या ने उसका एड्रेस अपनी डायरी पर नोट कर लिया और कहा कि वो कल उसके घर आएगा और कल ही वो शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। ये कहते हुए उसने अपना कार्ड भी प्रीत की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। उसके दिल पर एक भारी बोझ आ पड़ा था। वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए ये कौन सा फैसला ले चुकी थी। उसकी बहन की इज्जत खराब हुई थी।
अपनी बहन को इज्जत दिलाने, उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो ये केस लड़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद ही अपनी इज्जत दांव पर लगा चुकी थी। क्या ये फैसला सही था? कहीं वो कोई बड़ी गलती तो नहीं करने जा रही थी? उसके दिलो दिमाग में एक जंग सी छिड़ी हुई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं उन दरिंदों को यूं आज़ाद नहीं घूमने दूंगी जिन्होंने ज़बरदस्ती मेरी बहन के साथ जुल्म किया था। मैं तन्मय आर्या की तलाकशुदा पत्नी बनकर चाहे पूरी जिंदगी बैठी रहूं, लेकिन उन दरिंदों को सज़ा जरूर दिलवाऊंगी। यही सोचकर उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई थी। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि मम्मी, शायद हमारा भगवान हम पर कृपा किए हुए है, क्योंकि वो वकील हमारा केस लड़ने के लिए मान गया है। उसने नजरें चुराते हुए अपनी माँ को ये बात बताई थी। हालांकि शादी वाली बात उसने अभी अपनी माँ से छिपा ली थी। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। वो कैसे अपनी माँ को बताती कि वो कितना बड़ा सौदा करके आई थी, जबकि उसकी माँ की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मुझे उम्मीद थी प्रीत, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन प्रीत, ये सब कुछ हुआ कैसे? वो तो बहुत बड़ा वकील है, लाखों में उसकी फीस होती है। फिर भला वो बिना फीस के लड़ने को कैसे मान गया? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मेरी आंखों में देखो। और वो अपनी माँ से झूठ ना बोल सकी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माँ, उसने एक बहुत बड़ी शर्त मेरे सामने रखी है, और वो ये कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसके बाद ही वो ये केस लड़ेगा। आखिर में वो अपनी माँ से 1 महीने वाली बात छुपा ही गई थी। सारा सच बताकर वो इस वकील को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी माँ को 1 महीने की शादी की बात पता चल जाती तो वो हरगिज भी शादी की इजाज़त न देती। मम्मी, वो वकील कहता है कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तभी वो ये केस फ्री में लड़ेगा, वरना नहीं। उसकी माँ ये बात सुनकर परेशान हो गई थी, मगर प्रीत ने माँ को समझा बुझाकर राजी कर लिया था। मम्मी, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? इतना बड़ा वकील है, और अगर वो मुझसे शादी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रीत, ये क्या तरीका है? ये तो एक सौदा कर रहा है, और रिश्तेदारियां सौदेबाजी से नहीं होती। मेरा दिल अंदर से डर रहा है। वो इतना बड़ा वकील है, इतना पैसे वाला, उसके चर्चे तो दूर दूर तक फैले हैं। फिर भला वो हम जैसे गरीब लोगों में रिश्ता क्यों जोड़ेगा? ना मेरी बच्ची, तू ये कदम मत उठा। तू उसे मना कर दे। हम कोई और वकील कर लेंगे। मैं तेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है? 18 साल की होने में भी अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। मैं तुझे अभी उस अमीर जादे से शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। हाँ, अगर ये रिश्ता नॉर्मल तरीके से आता तो मैं कुछ सोच सकती थी, लेकिन इन हालात में हरगिज नहीं। जब उसने सौदेबाजी में ये शादी करने का फैसला किया है, जबकि प्रीत ने जैसे तैसे अपनी माँ को समझाकर राजी किया था कि मम्मी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। हमने अनीता दीदी को इंसाफ दिलाना है, और उसके लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी माँ मजबूरी में गहरा सांस लेकर रह गई थी, लेकिन उनका दिल अंदर से परेशान था। और फिर उसी रात उसने तन्मय आर्या को भी फ़ोन किया था कि प्लीज़ ये 1 महीने वाली बात मेरी माँ को मत बताना। कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद मुझे छोड़ देना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उस वक्त मैं अपनी माँ को किसी न किसी तरह समझाकर राजी कर लूँगी, कोई ना कोई बहाना बना दूँगी। तन्मय आर्या को भला क्या एतराज़ हो सकता था? वो दूसरे ही दिन आ गया। उसकी माँ से बात करने के बाद दोनों को अपने साथ एक मंदिर में ले गया। वहाँ पर शादी का इंतजाम पहले से हो रखा था। उसने प्रीत की माँ से कहा कि इस केस को जीतने तक वो इस शादी को खुफिया रखना चाहता है। ताकि विक्टिम की फैमिली के साथ उसके इस तरह के करीबी रिश्ते को मुद्दा बनाकर कोई मसला खड़ा न कर दिया जाए, जो इस केस को किसी भी तरह कमज़ोर करने की वजह बने। ये कहकर उसने प्रीत की माँ को खामोश कर दिया था। लेकिन प्रीत एकदम खामोश थी, क्योंकि वो असल वजह जानती थी। ये इंसान उसके वजूद का तलबगार था, उससे अपनी प्यास शांत करना चाहता था, और इसीलिए शादी को खुफिया रखना चाहता था। जब तक तन्मय आर्या उसकी बहन को इंसाफ न दिला देता, तब तक वो उसे अपनी परछाई भी नहीं पाने देगी। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया था। शादी के बाद वो उन दोनों को लेकर अपने फ्लैट पर आया था। उसकी माँ साधना जी उसके रोकने के बावजूद थोड़ी देर के बाद अपने घर चली गई थीं। उसकी उदासी देखकर तन्मय आर्या ने कहा, देखो प्रीत, परेशान ना हो, कल जाकर मैं तुम्हारी माँ को यहीं ले आऊँगा। उन्हें समझाऊँगा कि जब तक ये केस हैंडल न हो जाए वो हम लोगों के साथ ही रहें, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए तुम्हारी माँ का हमारे पास होना सही रहेगा। प्रीत की टेंशन कुछ कुछ कम होने लगी थी। उसने एक नज़र उठाकर पूरे फ्लैट पर डाली। फ्लैट बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। आराम की हर चीज़ इस फ्लैट में मौजूद थी।
काम करने के लिए एक नौकरानी भी मौजूद थी। पिंक फ्रॉक में हल्की सी ज्वेलरी और खूबसूरत लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसका हाथ थामकर बेडरूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया और खुद भी उसके करीब होकर बैठ गया। पहली बार प्रीत का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन अब सामने बैठे हट्टे कट्टे मजबूत तन्मय आर्या को देखकर उसकी सांसें कहीं ना कहीं अटकने लगी थीं। डर के मारे वो एकदम बेड से उठकर खड़ी हुई। तन्मय आर्या ने उसके दूर होने पर हैरानी से उसे देखा। तुम मुझसे यूं दूर क्यों जा रही हो? आज तो हमारी शादी हुई है और आज हमारी शादी की पहली रात है। जबकि तन्मय आर्या की नज़रों में थोड़ी सी बेचैनी और गुस्सा भी था। प्रीत तो पहले ही प्लान कर चुकी थी, वो तन्मय को अपने करीब नहीं आने देगी जब तक कि उसकी बहन को इंसाफ न मिल जाए। उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की और थूक निगलते हुए बोली, जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे करीब नहीं आ सकते। ये सुनकर तन्मय आर्या को एक जोरदार झटका लगा था। वो तो कल से बेचैन था इस लड़की को हासिल करने के लिए, उसके नरम वजूद में डूब जाने के लिए, और अब वो उससे दूर जा रही थी, करीब आने की एक बहुत बड़ी शर्त भी रखती थी। उसे एक जोरदार झटका लगा था। वो एक तंजी अंदाज में बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? केस लड़ने और फिर अदालत का फैसला आने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने तक अपने पास रखना है। तब तक मैं क्या तुम्हें खाली दूर से देखता रहूँगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको अपने करीब हरगिज़ नहीं आने दूंगी। और अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं भी अपनी बहन की तरह खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन मरने से पहले सोशल मीडिया पर आपके बारे में ज़रूर बताऊँगी। उसकी धमकी ने तन्मय आर्या को हैरान कर दिया। वो तो इस लड़की को बहुत मासूम समझ रहा था, मगर वो तो इस तरह बात कर रही थी जैसे कोई बहुत ही मैच्योर टाइप की चालाक औरत हो। उसका मजबूत अंदाज बता रहा था वो जो कह रही थी उस पर कर गुजरेगी। तन्मय आर्या की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। तुमने ये शर्त शादी से पहले क्यों नहीं बताई थी? वो उसके सामने आकर उसे कंधों से पकड़कर गुस्से से बोला। ये छोटी सी लड़की तो एक तूफान निकली थी जो उसे अपने हुस्न से घायल करके अब तड़पाना चाहती थी। अगर पहले कह देती तो आप मुझे इनकार करके अपने ऑफिस से निकाल देते और फिर मैं किसके पास जाती? मुझे आपके पास उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, फिर भला मैं इनकार क्यों करती? वो मासूमियत से बोली थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? मैं कोई मामूली वकील नहीं हूँ जिस पर तुम भरोसा करो। प्रीत की शर्त सुनकर तन्मय आर्या को बहुत गुस्सा आया था। मुझे माफ़ कर दें जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन अब मैं आखिरी दम तक यही कहूँगी कि मेरी यही शर्त है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। उसके शब्दों पर तन्मय आर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। उसका दिमाग भग से उड़ गया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है लड़की? शादी हुई है हमारी, कोई मजाक या मामूली बात नहीं होती। शादी जैसा बंधन बहुत पवित्र होता है। मैं चाहता तो तुम्हें शादी के बिना ही अपने पास रखने की डिमांड रख सकता था, उसके बदले ही तुम्हारी बहन का केस लड़ने की बात करता, लेकिन तुम मेरे दिल को भा गई थी। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन एक जायज़ रिश्ते के साथ, इसीलिए मैंने शादी की बात रखी थी। और अब तुम मुझसे शादी जैसे रिश्ते का मजाक उड़ा रही हो। तुम इस डील को इतनी आसानी से ख़त्म कैसे कर सकती हो भला? तो वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। जब तक आप नहीं चाहेंगे मैं कहीं नहीं जा सकती। इस शादी से अपनी मर्जी से जान नहीं छुड़ा सकती। फिर भला आपको भरोसा क्यों नहीं? जो मैं चाहती हूँ वो करके दिखा दें, बदले में मैं खुद आपके सामने पेश हो जाऊंगी और उफ तक नहीं करूंगी। जरूरी तो नहीं कि 1 ही महीने में आप मुझसे अपने दिल का सुकून हासिल कर लें। आप अपना काम ख़त्म कर लें, उसके बाद जब तक आप चाहें मुझसे सुकून हासिल करते रहना, और उसके बाद जब मुझसे दिल भर जाए मुझे छोड़ देना। आंखों की नमी हथेलियों से साफ करते हुए प्रीत ने बहुत हिम्मत से कहा था। बात भरोसा करने या ना करने की नहीं है प्रीत, बात यह है कि मेरे अंदर सब्र और बर्दाश्त की बहुत कमी है। तुम खूबसूरत हो, कमसिन हो, सबसे बड़ी बात यह कि मेरी पत्नी हो। मैं एक ही छत के नीचे तुम्हें छुए बगैर कैसे रह सकता हूँ भला? खुद पर इतना कंट्रोल कैसे करूँ? वो एक लाचारी से उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला था। तो क्या आप इतने कमज़ोर नफ्स के इंसान हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का। प्रीत ने एक तंज कसा था। उसके तंज पर तन्मय आर्या एक गहरी सांस भरकर रह गया और एक ठंडी निगाह उस पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। खूबसूरती उसकी हमेशा से कमजोरी रही थी, हालांकि वो खुद भी शानदार पर्सनालिटी का मालिक था।
उसकी ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आईं और सब की सब हसीन थीं, जिनके साथ उसने अच्छा वक्त भी गुजारा था। और लड़कियों के साथ वो अपनी सारी हदें भी पार कर जाता था, और ये खुद लड़की की मर्जी से ही होता था। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। जब लड़की खुद अपनी मर्जी से उसकी तरफ बढ़ती तभी वो कदम आगे बढ़ाता था। अगर लड़की की मर्जी न होती तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाता था। हालांकि इससे पहले उसने लड़कियों के साथ रिश्ते तो बनाए, लेकिन जायज़ नहीं। वो लड़कियों के साथ उनकी मर्जी के साथ वक्त गुजार कर उन्हें छोड़ देता था। शादी तो उसके लिए बस एक सपना ही रह गई थी। कभी उसका मन ही नहीं किया किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का। ये सारे काम करते करते अब उसका दिल भी भर गया था। एक बहुत लंबे समय से उसकी ज़िंदगी में अब कोई लड़की नहीं आई थी, मगर उस दिन जब उसके ऑफिस में कमसिन सी वो मासूम सी प्रीत आई और उसकी नज़र उसके मासूम हुस्न पर पड़ी तो तन्मय का दिल घायल हो गया और एक बार फिर पुरानी फीलिंग्स जाग उठी। दिल उसे पाने के लिए मचल उठा। मगर उसे ये भी मालूम था मिडिल क्लास लड़कियां गर्लफ्रेंड बनने पर तो कभी राजी ना होंगी। इसीलिए उसने 1 महीने की शादी की शर्त रख दी थी, क्योंकि उसे मालूम था हर लड़की की तरह इस लड़की से भी कुछ ही टाइम बाद उसका दिल भर जाएगा। मगर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब हो गया था। ये लड़की तो उसे अपने करीब आने से इनकारी हो गई थी। जबरदस्ती करना उसे पसंद नहीं था, और अगर जबरदस्ती करता भी तो जिस तरह की धमकी ये लड़की दे रही थी, उसके बाद ये जबरदस्ती उसे बहुत महंगी पड़ सकती थी। और इसीलिए वो कुछ समय के लिए खामोश हो गया था। मगर उसका इरादा उस लड़की की शर्त मानने का हरगिज नहीं था। उसने सोच लिया था अभी वो गुस्से में है, जज्बात में बहकर ये कदम उठा गई है, धीरे धीरे वो खुद ही उसकी संगत के लिए राजी हो जाएगी। वो उसे किसी न किसी तरह कन्विंस कर ही लेगा। वो इंसान था और इंसान के अंदर जज्बात तो होते ही हैं। जब सामने खूबसूरत पत्नी मौजूद हो तो कैसे खुद पर काबू पा सकता था। प्रीत की बहन अनीता के केस पर भी अब उसने काम करना शुरू कर दिया था, और कुछ ही दिनों में उसे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि केस बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस केस में जुड़े हुए थे वो सब ऊंचे ऊंचे ख़ानदान से संबंध रखते थे, जिनके सरों पर बहुत ऊंची पहुंच थी। जो लड़का इसमें ख़ास तौर पर इन्वॉल्व था, यानी कि किशोर राठौर, वो एक नेता का बेटा था। वो इस तरह के कई केसेस अपनी ताकत के बल पर पहले भी जीत चुका था। इसलिए अब भी उसे उम्मीद थी कि किशोर राठौर और उसके साथियों को वो कानून की गिरफ्त में लाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे सोशल मीडिया और औरतों की सुरक्षा के लिए सरगर्म एनजीओ का सहारा क्यों न लेना पड़े, तो वो जरूर लेगा। जैसे ही ये केस लोगों की नज़र में आया, हर तरफ हलचल सी मच गई थी। जनता की तरफ से किशोर राठौर और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलवाने की नारेबाजी सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी थी। तन्मय प्रीत को सामने नहीं लाया था, सिर्फ उसकी माँ सरिता जी ही सामने आई थी। प्रीत को सामने न लाने की वजह शायद ये थी कि वक्ती तौर पर ही सही, मगर वो उसकी इज्जत बन चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि उसे दुनिया की नज़र में लाए। ऐसे केसेस में अमूमन मुलजिमों की तरफ से विक्टिम के घर वालों पर दबाव डाला जाता है केस वापस लेने के लिए। उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसीलिए वो सब कुछ पहले से ही प्लानिंग कर चुका था। सरिता जी के पास अब ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसके बलबूते पर मुजरिम उन पर दबाव बनाते और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते। हालांकि सरिता जी की भी उसने पूरी हिफाजत की थी। वो पहले ही उन्हें अपने पास ले आया था। इस केस में उसे बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही थी। अगर वो मशहूर वकील न होता और मजबूत बैकग्राउंड न रखता होता तो ऐसी ऊंची पहुंच के मुजरिमों के लिए उसे खरीदना या रास्ते से हटाना मुश्किल काम न था। उसका बड़ा भाई सुशील आर्य आर्मी की एक बड़ी पोस्ट पर था, जबकि उसके चाचा जी पुलिस में एक बड़े अफसर रह चुके थे। 1 हफ्ते तक वो इसी केस में इतना ज़्यादा बिजी रहा कि अपने फ्लैट का चक्कर भी न लगा सका, जहां प्रीत और उसकी माँ रह रहे थे। फिर जैसे ही एक दिन शाम को ऑफिस से जल्दी फ्री हुआ तो घर जाने की बजाय फ्लैट पर चला गया। कुछ देर वो प्रीत की माँ के साथ बैठकर केस के बारे में डिस्कस करता रहा, फिर अपने कमरे में चला आया। प्रीत वहाँ नहीं थी। उसका दिल उसकी संगत के लिए बुरी तरह तलबगार हो रहा था। उसने नौकरानी से प्रीत को बुलाने का कहा। कुछ देर बाद ही वो आ गई थी। ब्लैक जॉर्जेट के सूट में उसकी चांदनी जैसी रंगत खूब दमक रही थी। दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। चेहरे के मासूम नए नक्श जिस पर तन्मय फिदा हो चुका था, इस वक्त उसे अपनी ओर बुरी तरह खींच रहे थे। आपने मुझे बुलाया? वो सावधान से अंदाज में दरवाजे पर ही खड़ी पूछ रही थी। तन्मय जो बेड पर लेटा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था, उठकर बैठ गया। हाँ, इधर आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। कौन सी बात? केस के बारे में बात करना चाहते हैं क्या? उसका वही सावधान अंदाज था और अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। तन्मय को गुस्सा तो आया, मगर अंदर ही अंदर दबा गया।
हाँ, केस के बारे में ही बात करनी है, यहाँ आओ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। प्रीत को उसके शब्दों से गुस्सा झलकता हुआ महसूस हुआ। वो अपने नाजुक से होठों को काटती हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब पहुंच गई तो तन्मय ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वो जैसे ही बेड पर बैठी, तन्मय 1 मिनट के अंदर बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक करते देख प्रीत का दिल उछलकर हलक में आया था। दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? वो बुरी तरह घबराई थी। इतना घबरा क्यों रही हो? शादी हुई है हमारी, मैं कोई गए नहीं हूँ तुम्हारे लिए। वो उसे गहरी निगाहों से देखता, गहरे शब्दों में कहता, उसके बेहद करीब आ गया था। और प्रीत की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने बदहवास होकर अपने बचाव के लिए इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। सामने कुछ ही इंच के फासले पर वो खड़ा था, जिसकी निगाहें उसके इरादे बता रही थीं। वो ये भी जानती थी कि चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था, और अगर साउंड प्रूफ ना भी होता तो वो चिल्ला नहीं सकती थी, क्योंकि इस सूरत में माँ को असल बात बतानी पड़ती। देखिए सर, आपके जो भी इरादे हैं उनसे बाज आ जाएं। मेरी शर्त पूरी किए बगैर आप मुझे छू नहीं सकते। वो अंदर से काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन ऊपर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने एक बार फिर अपनी बात तन्मय आर्या को याद दिलाई थी। उसे उसके गलत इरादों से रोकना चाहा, मगर तन्मय को उसके खूबसूरत चेहरे और वजूद के अलावा कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसके इतना करीब आ चुका था कि उसकी सांसों की गर्मी और उसके बदन से उड़ती कीमती परफ्यूम की खुशबू प्रीत को बखूबी महसूस हो रही थी। उसने तन्मय को खुद से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की, धमकियां बिनती, मगर तन्मय पर किसी भी बात का असर न हुआ। उसने एक झटके से खींचकर उसके नरम दूधिया मुलायम वजूद को अपनी बाहों में भरा था और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। वो बेतहाशा उसे अपने लबों से छूने लगा। वो इस वक्त पूरी तरह जज्बातों में बह चुका था। प्रीत के वजूद की नरमी उसे किसी और ही दुनिया की सैर करा रही थी। अगले ही पल वो उसके आंखें जज्बात की शिद्दत से लाल होने लगी थीं। तन्मय के शरीर का एक एक अंग प्रीत को पाने के लिए मचल उठा था, जबकि प्रीत एक सहमी हुई हिरनी जैसी लग रही थी। वो खुद ही तो इस दलदल में फंसने आई थी। अब जब फंस चुकी थी तो रोने या चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। गलती तन्मय की नहीं थी, उसने तो पहले ही सब कुछ क्लियर करके उसे बता दिया था। उसे किसी भी धोखे में नहीं रखा था। गलती तो खुद प्रीत की थी। अगर उसे अपनी शर्त रखनी थी तो उसे शादी से पहले ही अपनी शर्त तन्मय को बतानी थी, और अब तो वो अपने जाल में खुद फंसी थी, तो शिकारी का शिकार होने के लिए उसे खुद ही अपने आप को पेश करना था। थोड़ी देर तक उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में वो कोशिश भी बंद कर दी और अपना वजूद उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर जरूर था, क्योंकि अभी वो इस तरीके के किसी भी रिश्ते के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार नहीं कर पाई थी। उसने तो कभी इस रिश्ते की नाजुकता के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके चेहरे पर फैला डर और उसके वजूद के कंपन को महसूस करके एक पल के लिए तन्मय चौंका जरूर था। फिर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बहुत ही मदहोश अंदाज में बोला था, मुझे पता है तुम इस वक्त डर रही हो, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें मैं एक बार नहीं, बार बार पाना चाहता हूँ। और नाजुक फूलों की खुशबू को महसूस किया जाता है, उन्हें मसल कर फेंक नहीं दिया जाता। सारा डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मैं इन खूबसूरत पलों में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आई होप तुम्हें भी मेरी संगत में सुकून मिलेगा। ये कहते कहते उसने एक झटके से उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। लाइट बंद करता हुआ वो उसे बेड पर लेकर आया था। उसके गले में पड़े दुपट्टे को उतार कर उसने साइड पर रख दिया था और पूरी तरह उसके ऊपर आते हुए उसकी नरमाहट को महसूस करने लगा, और उसकी किसी भी ना को खातिर में न लाते हुए बस उस पर हावी होता चला गया। और प्रीत को खुद के बचाने की हर कोशिश बेकार हो गई। सुबह जब तन्मय की आँख खुली और उसका नशा उतरा तो उसे रोते देखकर वो शर्मिंदा हो गया था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर प्रीत उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर चली गई थी। तन्मय ने खुद को तसल्ली दी कि उसे शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। उसने कुछ गलत तो नहीं किया है ना। आखिर को वो उसकी पत्नी थी। उस रात के 3 दिन तक दोबारा बाहर नहीं गया था। हाँ, नौकरानी से फ़ोन पर उसकी खैर खबर लेता रहता। 2 दिन बाद केस की पहली पेशी थी, जिसमें प्रीत की माँ का अदालत में पेश होना जरूरी था। वो खुद उनको लेने गया था। प्रीत से केस के संबंधित कुछ सवाल जवाब भी किए, मगर उसका अंदाज उखड़ा उखड़ा था, जिसकी वजह तन्मय को अच्छे से मालूम थी।
पहली पेशी के बाद प्रीत की मां सरिता जी दोबारा अदालत न जा सकीं। एक रात वो सोईं तो सुबह मुर्दा हालत में पाई गईं। प्रीत का तो रो रो कर बुरा हाल था। तन्मय ने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। माँ की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया था। वो तन्मय से कहती, मैं इसी उम्मीद पर जी रही हूँ कि मेरी बहन के मुजरिमों को आप सजा दिलवाएंगे और मैं अपनी आंखों से देखूंगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा। जवाब में वो भी बड़े यकीन से कहता, ऐसा ही होगा, मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। मगर तन्मय का दावा पहली बार नाकाम साबित हुआ और वो केस हार गया। हालांकि उसे 100% उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा। उसने तो मुलजिमों के खिलाफ तमाम सबूत भी हासिल कर लिए थे, मगर मुलजिमों ने रातों रात जज को खरीद कर फैसला अपने हक में करवा लिया। तन्मय आर्या को एक गहरा धक्का लगा था। प्रीत का रिएक्शन बहुत खतरनाक था। वो उसका गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाई थी, तन्मय आर्या, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरा वजूद जबरदस्ती हासिल करके अपना मतलब पूरा किया है और मुझे सजा देने के लिए जानबूझकर केस हार गए या फिर दूसरी पार्टी से रिश्वत खाई है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तन्मय ने हालांकि उसे समझाने और उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है और ना ही उसने रिश्वत ली है, मगर वो मानने को तैयार नहीं थी। तन्मय के रोकने के बावजूद वो उसे बुरा भला कहती उसके घर से चली गई। उसके जाने के बाद वो बेचैन हो गया था। एक तरफ केस हारने का दुख था तो दूसरी तरफ प्रीत की बदगुमानी और चले जाने का। और अगले दिन वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके घर जा पहुंचा, मगर उसे वहां न पाकर परेशान हो गया। उसके मोहल्ले वालों के अनुसार वो तो यहाँ आई ही नहीं थी। वो बहुत परेशान हो गया था और उसे ढूंढता रहा, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। ऐसे कैसे वो उससे लापरवाह हो जाता। 2 दिन की कोशिश के बाद प्रीत तो ना मिली, मगर उसके बारे में एक छोटा सा क्लू मिल गया था। जिस दिन वो उसके घर से निकली थी, रोड पर एक काली गाड़ी उसके सामने आई थी, जिसमें मौजूद कुछ नकाबपोश लोगों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लिया था। ये सीन सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और ये सब जानकर तन्मय आर्या गुस्से के मारे बिफर उठा था। उसे समझ आ गया था ऐसी हरकत कौन कर सकता है। जरूर ये किशोर राठौर ही कर सकता था। जब तक वो उसके घर में रही सुरक्षित थी, जैसे ही बाहर निकली घात लगाए शिकारियों ने उसे पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था बिना सबूत के किशोर राठौर के गिरेबान पर हाथ कैसे डाले। अगर ये खबर मीडिया तक आ जाती तो उसकी अपनी भी बदनामी होती। सोच विचार करने के बाद उसने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त विकास से मशवरा किया था। तो उसने बदले में किशोर राठौर की बहन को उठाने को कहा कि उससे डील की जा सके। किशोर राठौर की बहन भी प्रीत की ही हमउम्र थी। कई दिन की निगरानी के बाद तन्मय उसे उठाने में कामयाब हो गया और फिर किशोर राठौर से कांटेक्ट करके कहा, अगर अपनी बहन चाहते हो तो मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दो। पहले तो किशोर राठौर पागल कुत्ते की तरह रिएक्ट करने लगा। इस बात से ही इनकारी हो गया कि उसने तन्मय आर्या की पत्नी को किडनैप किया है। मगर जब तन्मय ने उसे संगीन नतीजे की धमकियां दी, तब जाकर वो नॉर्मल हुआ और प्रीत को सही सलामत पाकर तन्मय की जान में जान आई थी। वो जिस वक्त बेडरूम में दाखिल हुआ, वो घुटनों में सर दिए बुरी तरह रो रही थी। वो उसके करीब जा बैठा और उसे प्यार से पुकारा, मगर ना तो प्रीत ने जवाब दिया और ना ही उसके रोने में कमी आई। तन्मय ने धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो यूं उछली जैसे करंट लगा हो। हाथ मत लगाइए मुझे, वरना बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। सूजी हुई लाल आंखों और गालों पर बहते आंसुओं के साथ वो गुस्से से उंगली उठाते हुए तन्मय को वार्न कर रही थी। देखो प्रीत, तुम बेकार में ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मुजरिम बहुत ही चालाक थे। उन्होंने बहुत ही सफाई से केस अपने हक में ले लिया था। तन्मय ने सफाई देनी चाहिए, मगर प्रीत बेहद गुस्से से उसकी बात काट कर बोली, सफाई देने की जरूरत नहीं। जो इंसान आज तक कोई केस नहीं हारा, वो मेरा केस कैसे हार गया? सिर्फ इसलिए ना कि मैं भारी फीस न दे सकी और मुजरिमों ने जेब गर्म कर दी आपकी, और आप जानबूझकर ये केस हार गए। जस्ट शट अप। उसके फिर से रिश्वत के इल्जाम पर तन्मय के तन बदन में आग लगी थी और अचानक ही उसका हाथ उठा और प्रीत के नाजुक गाल पर जा पड़ा। वो गाल पर हाथ रखे हैरान सी उसे देखे गई। अगले ही पल वो चेहरे पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। तन्मय गहरी सांस लेता हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। कुछ देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो प्रीत को रोता देखकर उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। सॉरी यार, बट तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे दौलत की कमी नहीं है, आज तक मैंने कभी हराम का पैसा नहीं कमाया। प्लीज़ ये दोबारा मत सोचना कि मैं रिश्वतखोर हूँ। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने बालों में हाथ घुमाता बेबसी से बोला था। प्रीत ने कोई जवाब न दिया, बस रोती रही।
तो वो उसके करीब आकर बैठा। प्लीज प्रीत, रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ इस केस को दोबारा अदालत में दायर करूंगा और इस बार उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारी दीदी को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो तसल्ली भरे अंदाज में बोला, मगर प्रीत भड़क कर बोली, नहीं चाहिए इंसाफ, ना ही मुझे अब भरोसा है आपकी किसी भी बात पर। मुझे अपने घर जाना है अभी और इसी वक्त। वो रोते हुए उठ बैठी। तन्मय परेशान हो गया। अब तुम इस घर से नहीं जाओगी प्रीत, क्योंकि बाहर तुम सुरक्षित नहीं हो। देख लिया ना तुमने। ये तो मेरा धन्यवाद करो, तुम मेरी पत्नी थी। इस वजह से अगवा करने के बावजूद किशोर राठौर ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो जानता था अगर ऐसा कुछ करता तो फिर मेरे हाथों बच ना पाता। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे अब वो दोबारा मुझे अगवा कर ले या फिर चाहे मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, आपको कोई लेना देना नहीं। और ना ही मैंने पहले आपसे कहा था कि मुझे बचाने आओ। सो अपने काम से काम रखो और मेरी जान छोड़ दो। वो गुस्से से बोली, कैसे अपने काम से काम रखूं? पत्नी हो तुम मेरी। तन्मय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पत्नी हूं तो तलाक देकर ये रिश्ता खत्म कर दें। वो बिना सोचे समझे कह गई। जज सटा, प्रीत फिजूल की बातें करके मुझे गुस्सा दिलाकर दोबारा हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तन्मय के माथे पर बल पड़े थे। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब खत्म हो गया 1 महीना। सो आजाद करें मुझे। इंसाफ तो मेरी बहन को आप दिला ही चुके हैं, प्रीत ने तंजिया अंदाज में कहा। तन्मय ने अपने होंठ भींचे और फिर कुछ पल बाद सर्द अंदाज में बोला, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात, उस शर्त को भूल जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा काम मैं नहीं कर पाया तो इस कॉन्ट्रैक्ट वाली शर्त की भी अब कोई अहमियत नहीं। वो उससे नजरें चुराते हुए बोला था। हालांकि सच तो ये था कि उसका दिल उसे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं था। क्या मतलब? प्रीत ने हैरानी से उसे देखा। मतलब ये कि तुम मेरी पत्नी हो और अब हमेशा रहोगी। उसने प्रीत की आंखों में आंखें डालकर पूरी सच्चाई के साथ ये बात कही थी। अगर मुझे डिवोर्स नहीं देंगे तो मैं अदालत के जरिए आपसे तलाक लूंगी। जो बात उसके दिमाग में आई वो एकदम कह गई, जबकि प्रीत की बात पर तन्मय के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। एक वकील को धमकी दे रही हो और बिना फीस के? मेरे बगैर तुम्हारा केस लड़ेगा कौन? और मैं अपने खिलाफ तो कम से कम तुम्हारा केस हरगिज नहीं लड़ने वाला। तन्मय शरारती अंदाज में कहते हुए उसकी बात को मजाक में उड़ा गया। ठीक है, नहीं देनी तलाक तो मत दें, मगर इतना याद रखिएगा मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। उसने तन्मय को धमकी दी। मेन गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है मैंने, फिर भी तुमने इस घर से बाहर कदम निकालने की गलती की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। वो गुस्से से घूरते हुए उसे वार्निंग दे रहा था और वो पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। तन्मय बेड पर लेटकर सोचने लगा। वो उस पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके सख्ती से वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। अभी कुछ देर पहले जो हाथ उठाया उसका भी उसे पछतावा हो रहा था। अगले कई दिनों तक वो उसे मनाने की कोशिश करता रहा, मगर वो किसी भी तरह मान नहीं रही थी। तन्मय दिल के हाथों मजबूर था, क्योंकि इन दिनों जब वो उसे ढूंढ रहा था तब उसे बुरी तरह एहसास हुआ था कि वो तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। जो 1 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी उसे भुलाए, अब उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा रखता था, मगर वो उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। बार बार घर जाने की रट लगाए हुए थी, जिस पर तन्मय के सब्र का पैमाना भर चुका था और गुस्से में एक बार फिर वो उसे अपने संगत की सजा दे बैठा। हालांकि तन्मय ने सोचा था जब तक प्रीत का दिल उसकी तरफ साफ नहीं हो जाता वो उसके करीब अब दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन अपने दिल का क्या करता जो बार बार प्रीत के लिए मचलता था। और उस दिन भी वो उस पर चीख चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। जब आगे बढ़कर तन्मय ने उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके होठों पर अपने प्यार की मोहर लगाते हुए उसे खामोश करा दिया था और धीरे धीरे वो उसके वजूद में खोने लगा, जबकि प्रीत की नफरत और बदगुमानी उसके लिए और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब भी वो बुरी तरह रो रही थी। वो नजरें चुराए उसे देख रहा था और जब वो ऑफिस से आया तब भी उसे रोते हुए पाया। और अब तो तन्मय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से बुरी तरह झुंझलाया। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है प्रीत? जायज रिश्ता है हमारे बीच। अगर तुम्हारे करीब आया हूं तो कौन सा पाप कर दिया? मेरी मर्जी के बगैर क्यों आए? तुम एक बहुत ही घटिया और हवस परस्त इंसान हो। वो रोते हुए चिल्लाई थी, जबकि तन्मय का दिमाग घूम गया। उसे गुस्सा कम आता था, मगर जब भी आता बहुत तेज आता था। क्या कहा? मैं हवस परस्त हूँ? तन्मय ने गुस्से के आलम में उसकी कलाई को अपनी सख्त पकड़ में जकड़ते हुए जोर से झटक दिया तो प्रीत की दर्द के मारे चीख निकल गई। दोबारा मेरे लिए ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए तो फिर अपना हाल देखना। वो उसे सोफे पर धकेल कर दहाड़ा तो प्रीत की डर से जबान बंद हो गई।
और फिर दोबारा से उसने तन्मय से बदतमीजी नहीं की थी, मगर सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। तन्मय ने कई बार डॉक्टर के पास चलने को कहा, मगर वो राजी नहीं होती थी। एक दिन वो डॉक्टर को घर पर ही ले आया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो खुशखबरी सुनाई, तन्मय बहुत खुश हुआ था, मगर वो गुमसुम हो गई। तन्मय पर अभी गुस्सा और नफरत कम नहीं हुई थी कि उसकी निशानी भी आ गई कोख में। गम गुस्से से उसका वजूद जल उठा। उसने बड़ी मुश्किलों से अपनी हालत पर काबू पाया और तन्मय के सामने खामोश रही, वरना उसका दिल तो कर रहा था उस इंसान का गला दबा दे जिसने उसे धोखा देकर उसे इस झंझट में फंसा दिया था। वरना उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 18 साल। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था, वो उसके इरादों पर पानी फेर कर रहेगी। दूसरी तरफ तन्मय बाप बनने की खबर से न सिर्फ खुश था, बल्कि अब उसे अपने खानदान से इंट्रोड्यूस भी कराने का सोच रहा था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी दादी और उसके दादा ही थे। माँ बाप का तो सालों पहले एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके बाद दादा और दादी ने ही उसे और उसके भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके भाई सतीश आर्या, जो कुछ साल पहले ही अमेरिका चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, वो जानता था दादी और दादा को अपनी शादी का बताया तो उसे बहुत डांट सुनने को मिलेगी। फिलहाल वो दोनों सतीश भाई के पास अमेरिका गए हुए थे। जैसे ही वो वापस आते, तन्मय अपनी शादी के बारे में उन्हें बताने का इरादा रखता था और दिमागी तौर पर हर डांट के लिए खुद को तैयार कर चुका था। रात को ही उसने प्रीत से कहा था कि कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, अपनी फैमिली के पास। प्रीत जवाब में बिल्कुल खामोश रही। तन्मय नहीं जानता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अब वो किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करती थी। खामोश सोचों में गुम रहती, यहाँ तक कि उसके करीब आने पर भी उससे दूर जाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि बहुत ही सुकून से उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती। एक दिन जब वो सोकर उठा और अपना मोबाइल ऑन किया तो हैरान रह गया। उसके फेसबुक अकाउंट से एक ऐसी पोस्ट की गई थी जो उसके करियर की तबाही की वजह बन सकती थी। पोस्ट में लिखा था कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने अनीता के केस में मुलजिमों से रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से जानबूझकर मुझे हारना पड़ा। पोस्ट को किए 10 घंटे हो चुके थे और अब तक हजारों की तादाद में लोग देख भी चुके थे और कमेंट भी कर चुके थे। वो फौरन ही समझ गया ये किसकी हरकत हो सकती है। रात को सोने से पहले उसने किसी वजह से अपने मोबाइल का पासवर्ड हटाया था और फिर लगाना भूल गया। यही उससे गलती हुई थी। उसके सोने के बाद प्रीत को ये हरकत करने का मौका मिल गया। उसके दोस्तों की, क्लाइंट्स की मैसेज और कॉल आ रहे थे। हर कोई जानना चाहता था क्या वाकई उसने ऐसा किया था। तन्मय ने जल्दी से न सिर्फ पोस्ट डिलीट की, बल्कि दूसरी पोस्ट लिखकर बताया कि मेरा अकाउंट कुछ घंटे के लिए हैक हो गया था और जिसने हैक किया था उसी ने ये हरकत की है। प्रीत, जो ये हरकत करने के बाद अपने दिल ही दिल में डर रही थी, हैरान रह गई जब तन्मय ने उससे कुछ भी नहीं कहा। शायद इस तरह खुद को अच्छा दिखाकर ये साबित करना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। मैं तो उसे ऐसी सजा दूंगी कि खुद के किए पर पछताएगा, प्रीत ने नफरत से सोचा। हालांकि वो उसका हर मुमकिन ख्याल रखता था, मगर उसके साथ उसकी कड़ी निगरानी भी करता था, क्योंकि उसे प्रीत पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उसके अकेले बाहर जाने पर पाबंदी थी। चेकअप के लिए जाना होता तो वो उसे खुद लेकर जाता था। एक दिन वो ऑफिस में था जब अचानक प्रीत ने उसे फ़ोन करके पार्क जाने की इजाज़त मांगी। उसका कहना था कि घर में पड़े पड़े उसका दम घुट रहा है। न चाहते हुए भी तन्मय ने उसे इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसने नौकरानी को फ़ोन करके प्रीत का ख़ास ध्यान रखने को बोला था। लेकिन प्रीत नौकरानी को बड़ी ही सफाई से चकमा देकर फरार हो गई। तन्मय आर्या को पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। न जाने ये लड़की क्यों अपनी ही दुश्मन बनी हुई थी। अब की बार वो अकेली नहीं थी, उसकी कोख में तन्मय आर्या की औलाद भी थी, जिसकी वजह से वो खुद को पल पल मरता महसूस कर रहा था। पहले तो उसने उसे अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश की और फिर नाकामी पर अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त की मदद भी ली, मगर 1 महीना गुजर गया और प्रीत का कुछ पता न चला। वो गायब हुई तो ऐसे गायब हुई जैसे ज़मीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। तन्मय बहुत दर्द में ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक बार उसे मिल जाती तो उसे ऐसी सज़ा देता कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने के काबिल न रहती। उसे प्रीत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो उसके सामने होती तो उस पर सारा गुस्सा निकाल देता। महीने पर महीने गुजरते चले गए और प्रीत को ढूंढने में वो नाकाम रहा। और फिर एक दिन पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिली जो प्रेग्नेंट थी। चेहरा पहचान के काबिल नहीं था, मगर बाकी पहचान उसके कपड़े बता रहे थे। उस लड़की की बॉडी पर वही कपड़े थे जो कपड़े पहनकर प्रीत घर से फरार हुई थी। वो प्रीत की ही बॉडी है। ये खबर सुनकर तन्मय आर्या
बहुत रोया था। उसको रोता देखकर आसपास मौजूद खड़े लोगों की आंखें भी भीग गई थीं। वो इस कदर मजबूत पर्सनालिटी का मालिक, अपने गुस्से के लिए मशहूर वकील, आज किस तरह फूट फूट कर रो रहा था। हर कोई उसे हैरानी और भीगी आंखों से देख रहा था। उसके दोस्त उसे घटना स्थल से मुश्किल से उठाकर लाए थे। ये गम उसके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही सवार हो गया था और उसने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे दादा और दादी की कोशिशों से वो नॉर्मल हुआ और अपने काम में खुद को बुरी तरह बिजी कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद वो प्रीत और अपने बच्चे की यादों को दिमाग से निकाल नहीं पाया था। वो एकदम टूट कर रह गया था। न किसी से बात करता, न हंसता मुस्कुराता था। बस जिंदगी को जैसे बोझ की तरह धकेल रहा था। 3 साल गुजरने के बावजूद वो प्रीत को किसी भी तौर भूलने में नाकाम रहा था। दादा और दादी जब भी उसे शादी का कहते वो नाराज हो जाता। यहाँ तक कि उसके दादा उसकी शादी की हसरत लिए इस दुनिया से चल बसे। उस दिन भी जब वो ऑफिस से घर आया तो दादी उसके सामने वही टॉपिक लेकर बैठ गई। तन्मय, आखिर कब तक यूं ही घूमते रहोगे? 32 साल के हो गए हो, न जाने किस वक्त मेरी आंखें बंद हो जाएं। मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाकर मरना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। दादी ने उसके सामने हाथ फैला दिए। तन्मय ने गहरा सांस लेकर उन्हें दुख से देखा। आप जानती हैं ना दादी, मैंने शादी कर ली थी। मेरी तो औलाद भी इस दुनिया में आने वाली थी, मगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी जो मुझे खुशी रास नहीं आई। अब मैं दोबारा ये तजुर्बा नहीं दोहराना चाहता। तन्मय, जरूरी तो नहीं हर लड़की एक जैसी निकले। उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, तुम्हारा कहना नहीं माना और देखो सजा पाली। अब तुम खुद को तन्हा रखकर अपनी दादी को तो सजा मत दो, जिसने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। दादी अपनी बात कहकर मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। तन्मय ने बेबसी से कुछ पल उन्हें देखा, फिर हार मानते हुए बोला, प्लीज दादी रोइए मत, आप जो कहेंगी वही होगा। ये बात उसने दिल पर पत्थर रखकर कही थी, मगर दादी को बड़ी खुशी मिली। उन्होंने फौरन ही उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी और जिस दिन उन्होंने उसके लिए लड़की फाइनल की, उसी दिन उसके पास अनीता जैसा एक और केस आया था। इस बार भी मुलजिम किशोर राठौर और उसके दोस्त ही थे, जिन्होंने सुरभि नाम की लड़की का इस्तेमाल किया था। लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी मगर बच गई थी। उसके घर वालों ने तन्मय आर्या को इस केस के लिए हायर किया। अनीता की तरह वो गरीब घर की लड़की नहीं थी। तन्मय आर्या एक नए इरादे से इस केस में लग गया। इस बार वो किशोर राठौर को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। अगर इस बार वो कानून की पकड़ में आ जाता तो अनीता को भी इंसाफ मिल जाता, जिसके लिए वो हमेशा गिल्टी फील करता था, जिसकी वजह से उसे अपनी मोहब्बत को खोना पड़ा था। उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो चुके थे। सोशल मीडिया इसको कवरेज कर रहा था, मगर उसके पास इस केस की वजह से अपनी शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए वक्त नहीं था, और जिसकी वजह से दादी भी उससे बहुत नाराज थीं। मगर उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने केस पर था। जिस दिन उसकी बारात थी उस दिन भी मुश्किल से टाइम निकालकर वो शादी हॉल पहुंचा था। शादी से पहले दादी ने उसे उसकी मंगेतर पायल की तस्वीर भी दिखाई थी, जिसे उसने यूं ही सरसरी अंदाज में देखा था। हालांकि दादी ने तो उससे ये भी कहा था कि तुम पायल से मिल लो, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। वो नहीं जानता था ये पायल नाम की लड़की नेचर और मिजाज की कैसी होगी, लेकिन शादी वाली रात उसे अच्छे से अंदाजा हो गया था। पायल खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छी खासी बोल्ड लड़की थी। जिस तरह उसने तन्मय के साथ बेबाकी से खुद को उसकी बाहों में पेश कर दिया, तन्मय को उसके नेचर का अंदाजा अच्छे से हो गया था। लेकिन इस सब के बावजूद न जाने क्यों तन्मय का दिल उसकी तरफ खींच न सका। पायल की बेबाकी देखकर उसे प्रीत का खुद से बचना, शर्माना और चेहरे पर फैली लाली याद आती रही। पायल के साथ होते हुए भी वो प्रीत को मिस करता रहा और अफसोस से सोचता, काश वो उसकी ज़िंदगी में होती तो उसकी जगह ये औरत न लेती। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे। वो पायल के मिजाज और उसकी आदतों से परेशान हो गया था। ऑफिस में होता तो फ़ोन कर करके नाक में दम कर देती, घर पर होता तो हर वक्त चिपकने की कोशिश करती, बार बार वक्त न देने की शिकायत करती, घूमने के लिए जिद करती। जबकि तन्मय इस सबसे झुंझलाहट का शिकार हो चुका था। वो इस केस की वजह से दिमागी तौर पर वैसे ही डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि इस बार वो हारना नहीं चाहता था। लड़की के घर वालों को किशोर राठौर की तरफ से केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, मगर तन्मय ने उन्हें केस ख़त्म करने से रोक रखा था। वो खुद पर्सनली तौर पर उनको सिक्योरिटी दे रहा था। किशोर राठौर जब लड़की के घर वालों को डराने और केस ख़त्म करवाने में नाकाम रहा तो उसने तन्मय आर्या पर हमला करवा दिया। खुशकिस्मती से तन्मय आर्या की जान बच गई थी। इस हादसे का सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुआ।
जब तन्मय के भाई सतीश आर्या को इस केस की खबर हुई तो वो भी अमेरिका से हिंदुस्तान आ गए और उन्होंने भी तन्मय का साथ दिया। अब तन्मय अकेला नहीं था। सतीश आर्या की बहुत ऊंचे लोगों में जान पहचान थी, जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किशोर राठौर के बाप की सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए तन्मय पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में किशोर राठौर को गिरफ्तार करवा दिया। जब वो एक बार सलाखों के पीछे चला गया तो तन्मय के लिए सुरभि और अनीता के केस के सारे सबूत इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा था और फिर उसने सारे सबूत इकट्ठे करके उन्हें अदालत में पेश कर दिया। इस बार सबूत ने किशोर राठौर की गर्दन जकड़ ली। अनीता का केस भी दोबारा खुल गया। किशोर राठौर के बाप की लाख कोशिशों के बावजूद भी किशोर राठौर को 20 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना और उसके दोस्तों को भी 10 लाख जुर्माना और 20 साल की कैद सुनाई गई थी। तन्मय उस दिन बहुत खुश था, बल्कि प्रीत को याद करके रोया भी था। केस जीतने की खुशी में पायल उससे पार्टी मांग रही थी। पहली बार वो दिल से मुस्कुराया और हामी भरते हुए शाम को उसे तैयार रहने का कहकर जल्दी आने का वादा करके ऑफिस चला गया। अभी उसे ऑफिस आए कुछ ही देर गुजरी थी जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो उससे मिलना चाहती थी। तन्मय ने अपॉइंटमेंट का पूछा तो सिक्योरिटी ने कहा, नहीं सर, अपॉइंटमेंट नहीं है। वो कहती है कि उसे आपसे किसी केस के सिलसिले में नहीं मिलना बल्कि कोई पर्सनल काम है। तन्मय ने कुछ सोचकर सेक्रेटरी को उसे अंदर भेजने को कहा। फिर जैसे ही वो अंदर आई, तन्मय ने उसे पर निगाह उठाई तो जैसे पलटना भूल गई थी। वो अपनी जगह पत्थर रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसके सामने प्रीत खड़ी थी, जिसे वो मुर्दा समझकर सब्र कर चुका था। पूरे 3 साल और 2 महीने के बाद वो उसके सामने खड़ी थी। तुम? वो उसे बेयकीनी से देखता बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया था। प्रीत नजरें झुकाए होंठ काट रही थी। तन्मय पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। प्रीत से अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो गया था। वो गहरी सांस लेती कुर्सी पर बैठ गई। तन्मय की निगाहों में अभी भी बेयकीनी थी, जिसे देखकर वो शर्मिंदा हो गई और धीरे धीरे उसे अपने बारे में सब बताने लगी कि किस तरह वो उसका घर छोड़कर अपनी दूर पार की मासी के पास दूसरे शहर चली गई थी ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। 2 साल तक वो उससे नफरत करती रही और जब उसे पता चला कि तन्मय ने किशोर राठौर को सजा दिलवाई है तो वो उसका धन्यवाद करने और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आई है। वो धीरे धीरे बोल रही थी और तन्मय पत्थर बना उसे सुन रहा था। उसने तन्मय को बताया कि उसकी एक बेटी भी है और तन्मय ये सुनकर बेकरार हो उठा। वो फौरन अपनी बेटी से मिलना चाहता था। उसी वक्त वो प्रीत के साथ उस जगह आया जहाँ वो रहती थी। उसकी बेटी सोहा बिल्कुल प्रीत की तरह थी। हाँ, उसकी आंखें सुनहरी नहीं बल्कि काली थीं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। जब सोहा ने सामने खड़े तन्मय को देखा तो अचानक पापा कहते हुए उसके पास आई थी। यानी प्रीत ने उसे उसके बारे में सब कुछ बता रखा था और उसकी तस्वीर दिखाकर उसे इस बात का यकीन दिलाती रही थी कि उसके पापा तन्मय आर्या हैं और इसीलिए उसने फौरन पहचान लिया था। कितनी ही देर तक वो सोहा को सीने से लगाकर रोता रहा। 2.5 साल तक वो बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह जिंदगी बसर कर रही थी। उसके बदन पर जो मामूली फटे पुराने कपड़े थे, जो उसकी सेहत थी, तन्मय को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि प्रीत ने अपनी नफरत और अपनी जिद के चक्कर में उसकी बेटी को किस तरह के हालात में रखा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का गला दबा दे, जिसने उसकी बेटी को इतना लंबा समय अपने बाप के प्यार से दूर रखा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया, सोहा को गोद में उठाया और वो वहाँ से निकलना चाहता था जब प्रीत की आंखों में हैरानी आई। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? उसके सवाल ने तन्मय के तन बदन में आग लगा दी। जस्ट सटा प्रीत, तुम्हारी बेटी ये तब तक थी जब तक तुमने इसे अपने पास रखा। अब ये मेरे पास रहेगी। क्या मतलब? आप एक बच्ची को माँ से जुदा करेंगे? प्रीत ने भरी आंखों से उसे देखा। तुमने क्यों उसे बाप से जुदा रखा इतने लंबे समय तक? तन्मय ने उसे घूर कर देखते हुए जवाब दिया। प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। तन्मय, आप ऐसा नहीं कर सकते। सोहा मेरे और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर आपको उसको साथ ले जाना है तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी रहेगी। तुम वहीं रहो जहाँ इतने लंबे समय से रह रही हो। सोहा की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे मैं माँ के बगैर रहना सिखा दूंगा। तन्मय की गुस्से से कहने पर प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगे। तन्मय, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सोहा की माँ नहीं, आपकी पत्नी भी हूँ। इतना लंबा समय पत्नी होने का ख्याल नहीं आया? जब मैं रातों को तड़प तड़प कर रोया करता था तब तुम्हें मेरा एहसास नहीं हुआ? क्या मेरी तड़प, क्या मेरे आंखों के आंसू तुम्हारे दिल तक नहीं पहुँचे थे? जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी
जब तुम मेरे तकलीफ को महसूस न कर सकी तो अब तुम मेरे साथ किस हक से रहना चाहती हो? अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह है, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ और मेरी पत्नी घर में मौजूद है। बेटी मुझे मिल गई और अब मेरी फैमिली पूरी हो गई। पत्नी? प्रीत की आंखें हैरत से फैल गईं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो बेयकीन हुई। सोशल मीडिया पर जाकर चेक कर लो, मेरी शादी के तमाम फंक्शन की वीडियोस मिल जाएंगी। तन्मय तंजिया अंदाज में कहकर सोहा को लिए वहां से निकलता चला गया। प्रीत कुछ पल पत्थर बनी खड़ी रही, फिर भागती हुई कमरे में आई, अपना मोबाइल उठाया और सर्च करने लगी। कुछ देर बाद तन्मय आर्या की शादी की तस्वीरें उसके सामने थीं। तन्मय दूल्हा बना खड़ा था। उसके पहलू में एक अमीर खानदान से संबंध रखने वाली उसकी खूबसूरत पत्नी सजी सबरी खड़ी थी। प्रीत की आंखें सदमे से फट पड़ीं। वो मोबाइल को दूर फेंकते हुए फूट फूट कर रोने लगी और फर्श पर गिरती चली गई। दूसरी तरफ तन्मय जब सोहा को घर लेकर गया तो कोमल मायके गई हुई थी। दादी सोहा से मिलकर बहुत खुश हुई थी, मगर साथ ही साथ वो ये सोचकर परेशान थी कि जब कोमल को पता चलेगा कि उसकी पहली पत्नी और उसकी एक बच्ची भी है तो फिर वो कैसा रिएक्ट करेगी। मगर तन्मय को परवाह नहीं थी। उसने दादी से साफ कह दिया कि अगर कोमल उसकी बेटी को कबूल नहीं करेगी और अलग होना चाहेगी तो वो उसे रोकेगा नहीं। उसके लिए अपनी बेटी से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं। प्रीत का रो रोकर बुरा हाल था। 2 दिन की सोहा की जुदाई और तन्मय की शादी के सदमे ने उसे बेहाल कर दिया था। तीसरे दिन वो मुश्किल से अपने वजूद को घसीटती तन्मय के घर का एड्रेस इधर उधर से पूछती वहां जा पहुंची, मगर गार्ड ने उसके हुलिये को देखते हुए उसे अंदर न जाने दिया। किसी भिखारन की तरह वो गेट पर बैठी गार्ड की विनती करती रही, तो आखिरकार उसे तरस आ गया। उसने तन्मय से कांटेक्ट करके उसके बारे में बताया तो तन्मय ने सख्ती से मना कर दिया। उसे प्रीत पर बहुत गुस्सा था। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, उस लड़की को भगा दो। प्रीत रोती हुई उस वक्त तो चली गई, मगर दूसरे दिन वो तन्मय के ऑफिस जा पहुंची। उसकी सिक्योरिटी के रोकने के बावजूद प्रीत जबरदस्ती तन्मय के रूम में घुस गई। सिक्योरिटी के शोर करने पर गार्ड फौरन वहां पहुंचे, मगर तन्मय ने उन सबको रोक दिया। उनके जाने के बाद वो गुस्सीली और सर्द भाव के साथ प्रीत की तरफ देखने लगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों तमाशा लगा रही हो अपना बार बार? तन्मय, आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती? मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं सोहा के बगैर मर जाऊंगी। वही तो मेरा एक इकलौता सहारा है। वो रोते हुए तन्मय के कदमों में गिरकर बेहोश हो चुकी थी। तन्मय जो उसे धुतकारना चाहता था, उसके बेहोश होने पर उसका दिल कट कर रह गया। वो प्रीत के बेहोश वजूद को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल लाया। उसके पूरे स्टाफ ने हैरानगी के साथ ये मंजर देखा था। प्रीत को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। तन्मय के चेहरे पर परेशानी थी। वो चाह कर भी खुद को इस लड़की के लिए परेशान होने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते दिखाई दिए तो वो बेकरारी से उसकी तरफ तेजी से लपका। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? तन्मय ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर ने कहा, किसी गहरे सदमे की वजह से उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप उनको लाने में थोड़ी सी देर और कर देते तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तन्मय का दिल बैठ गया था। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसे खोने के ख्याल से ही दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कई घंटे के बाद जाकर प्रीत जब होश में आई तो पहला शब्द उसके मुंह से निकला था वो सोहा का नाम था। तन्मय को बहुत गहरा अफसोस हुआ। उसने फौरन घर पर फ़ोन किया और नौकर को सोहा को लाने को कहा। सोहा को अपने सामने पाकर प्रीत को यूं महसूस हुआ जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो पागलों की तरह सोहा को चूमती ऊंची आवाज़ में रो रही थी। तन्मय ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया और फिर कुछ खिलाने में कामयाब हुआ, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार 2 दिन से उसका मैदा बिल्कुल खाली था। 3 दिन हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। तन्मय ने उसकी देखभाल के लिए 2 नर्सेस हायर कर ली थी। रोज़ वो सोहा को उससे मिलवाने भी लाता। जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो वो सीधा उसे घर लेकर आया था। दादी प्रीत के साथ लिए दिए अंदाज में पेश आई थी। कोमल अब तक मायके में ही थी। तन्मय प्रीत से कुछ ज़रूरी बात करने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था, मगर इसके बावजूद वो उसका पूरा ख्याल रखता था। जब कोमल आई तो तन्मय की पहली पत्नी और बेटी को देखकर वो हैरान रह गई और फिर उसने एक बड़ा हंगामा मचा दिया। तन्मय का उससे जोरदार झगड़ा हुआ था। उसकी एक ही शर्त थी कि तन्मय अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दे और बेटी भी उसके हवाले कर दे, जबकि तन्मय ने साफ कह दिया, अगर रहना है तो मेरी पहली पत्नी और बेटी को कबूल करना होगा, वरना तुम्हारी मर्जी। जबकि दादी भी तन्मय से नाराज़ थीं। उनका कहना था कि प्रीत ने उसे इतनी तकलीफ़ दी, उसकी बेटी को उससे दूर रखा और अब उसको अपना रहा है, उसे पायल की बराबरी दे रहा है।
तन्मय का कहना था वो प्रीत को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसकी बेटी की माँ है। कोमल और उसके बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था, जिसमें प्रीत एक तरफ खामोश डरी सहमी कैदी की तरह इंतजार करती रही कि न जाने उसके बारे में क्या फैसला होता है। तन्मय जब किसी भी तरह अपनी बीवी और बेटी से दूर होने को तैयार न हुआ तो पायल ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और तन्मय को कोई फर्क न पड़ा। हाँ, दादी उससे काफ़ी समय तक नाराज नहीं थी, जिन्हें तन्मय ने बड़ी मुश्किल से मना लिया था। प्रीत उसके इंतजार में थी, न जाने कब अपनी नाराज़गी ख़त्म करके उसकी तरफ लौटता है। वो उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसका खाना, कपड़े, हर चीज़ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसने अपने सर पर ले रखी थी। कुछ समय तो तन्मय का रवैया प्रीत के लिए इंसल्ट भरा और रूड रहा, मगर धीरे धीरे वो दिल के हाथों मजबूर होकर नरम पड़ने लगा। वो प्रीत से हमेशा के लिए नाराज़ नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके दिल में पहले की तरह उसकी मोहब्बत मौजूद थी। इस समय में अगर वो किसी चिंगारी की तरह राख में दबी रही, मगर जैसे ही तन्मय आर्या ने खुद से ये स्वीकार किया तो मोहब्बत की चिंगारी पूरी तरह भड़क उठी। और इस बार प्रीत ने पूरे दिल से राजी होते हुए उसे अपना आप सौंपा था, क्योंकि उसका दिल भी तन्मय की मोहब्बत का दम भरने लगा था। उसने ये लंबा समय तन्मय के बगैर कैसे काटा ये वही जानती थी, लेकिन अना की ऊंची दीवार जो वो तोड़ न सकी और उसकी बेटी को इतने समय तक उससे दूर रखा। लेकिन जैसे ही उसने देखा अब किशोर राठौर को सजा दिलवाने में वो कामयाब हुआ था, तो सारी गलतफहमी की दीवार टूटती चली गई थी। उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ था। तन्मय गलत नहीं था, गलत तो वो खुद थी, लेकिन उसकी किस्मत थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तन्मय उसकी मोहब्बत से दूर नहीं हुआ था। अब भी उसे उतनी ही मोहब्बत से अपना रहा था जितनी मोहब्बत पहले करता था। उसने सुकून से तन्मय के माथे पर अपने होंठ रखते हुए उसके एहसास को अपने अंदर तक उतारा था और तन्मय ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो आज पहली बार प्रीत की रजामंदी से उसके वजूद को हासिल करने में कामयाब हुआ था और ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।